Good morning students, welcome you all. I am Nidhi Goyal, assistant professor ABST. बच्चों हम लोग अपना इनकम टैक्स कंटिन्यू कर रहे थे, है ना। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें हमने लेट आउट हाउस, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस दोनों स्टडी किया। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में हम स्टडी कर रहे थे कि अगर हमारे पास दो से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हैं तो हम एट ए टाइम केवल दो को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे और बाकी का लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के रूप में मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, इतना हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी हमने की थी। फिर अगर आप किसी भी कोई भी आपका एक घर है और उस घर में आप रहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने उस घर को पूरे साल में एक दिन भी अगर रेंट पर दे दिया किसी को भी, तो फिर उसे लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी मानकर उस पर उसी तरीके से वैल्यूएशन किया जाएगा। उस कंडीशन में चाहे आप कहें कि 365 में से मैं 364 डेज रहा हूँ और सिर्फ एक दिन मैंने उसे रेंट पर दिया और उसके बाद ही मैंने उसे हटा दिया, तो भी अगर आपने टेनेंट रखा है तो फिर इस कंडीशन में वो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ उस पर टैक्स लगाएंगी। क्लियर। अब उसके बाद हम नेक्स्ट इसकी कैटेगरी लेते हैं। सपोज़ कीजिए एक घर है आपका, है ना, उस एक ही घर में आपने तीन पोर्शन बनाए हुए हैं। ठीक है, एक हिस्से में आप खुद रहते हैं, बाकी के हिस्से में आपने टेनेंट्स रख रखे हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? देखिए, इसके पहले वाली कंडीशन में मैंने अलग अलग घर की बात की थी, है ना, यानी कि पूरा घर एक पूरी यूनिट थी। वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट। ठीक है, यहाँ पर आपने एक ही घर की दो यूनिट कर रखी हैं। अब एक यूनिट के सपोज़ कीजिए 25% पोर्शन को तो आपने लेट आउट कर दिया और 75% में आप खुद रहते हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में बच्चों 75% को तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मानकर, स्वयं के रहने का मकान मानकर वैल्यूएशन किया जाएगा और बाकी का जो 25% है उसे किराए से उठाई गई मकान संपत्ति मानकर उसका मूल्यांकन किया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अब वैल्यूएशन कैसे करना है, जैसा आप करते हैं बिल्कुल वैसा ही करेंगे। सिर्फ इसमें फ़र्क इतना आ जाएगा कि अब आपको सपोज़ कीजिए कोई म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया उसने कि भाई इस मकान का म्यूनिसिपल वैल्यूएशन तो 1,20,000 रुपये बनता है। तो अब जब मैं लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करूँगी ना 1/4 हिस्से के लिए, तो मैं वहाँ पर पूरा 1,20,000 नहीं लूँगी, मैं उसका भी 1/4 कर दूँगी, यानी कि 30,000 विल बी कंसिडर्ड एज म्यूनिसिपल वैल्यूएशन फॉर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्यों, और सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए तो उसका कोई मतलब ही नहीं। इसी तरीके से फेयर रेंट हुआ, है ना, स्टैंडर्ड रेंट हुआ, सबको हम 1/4 कर लेंगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर कोई पे किए गए हैं वो भी 1/4 हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन हम कैलकुलेट करेंगे वो भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और उसी एक हाउस की दो यूनिट हो जाएंगी और दो यूनिट का अलग अलग वैल्यूएशन होगा। एक का जिसमें आप रहते हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो लेट आउट है वो लेट आउट, और उसका जो टोटल होगा दैट वुड बी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों। देखिए, Mr. X is owner of a big house whose municipal valuation, fair rent and standard rent are these respectively। मैं इन सारी चीज़ों को साइड में समरी बना लूँ शॉर्ट में ताकि हमें बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े। ओके, तो देखिए इसमें उसने सबसे पहले मुझे दिया है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दैट इज़ 96,000। देन उसके बाद हमें दिया गया है फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना है हमारा 1,26,000। देन स्टैंडर्ड रेंट 1,08,000। 1/3 portion of the house is let out to a tenant at 3,200 रुपये पर मंथ फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। अब इसका हमने क्या किया, 1/3 भाग किराएदार को 3,200 रुपये प्रति माह की दर से रहने के लिए किराए पर उठा दिया। ये बच्चों, देन उसके बाद देखिए, तो 1/3 तो लेट आउट हो गया और 2/3 हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड, है ना। इसका मतलब अब हम जितने भी एक्सपेंसेस करेंगे ना उनको हम 1:2 के रेशो में डिवाइड कर देंगे। क्लियर। देन उसके बाद इस मकान का निर्माण जून 12 से आरंभ हुआ और 31 मई 15 को पूरा हुआ। कब कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ? 31 मई 2015 को। ठीक है, 31 मई 2015 को कंप्लीट हो गया, है ना। हम अपने पास शॉर्ट में लिख रहे हैं, हमें एग्जामिनर को थोड़ी शो करनी है सारी चीज़ें। देन उसके बाद क्या हुआ भाई, फिर उस पर 7200 के जो भी हैं लोकल टैक्सेस हैं, ग्राउंड रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, इन सबसे हमें कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है।
जो हमारे लोकल टैक्सेस हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, इसका हम 1:2 में डिवाइड कर देंगे और लेस कर देंगे आगे। मिस्टर एक्स हैड टेकन लोन ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 जुलाई 2012 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस। देखिए जुलाई 12 में उन्होंने लोन लिया है और हमारा घर मई 15 में तैयार हो गया, 5 सालों में तैयार हो गया, तो उसका मतलब 2 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल होगी। सेकेंड थिंग, लोन लिया गया था 1 जुलाई 2012 को, है ना, 1 जुलाई 2012 को। कितने अमाउंट का लोन लिया इन्होंने? 1 लाख रुपये का। कितना परसेंट है बच्चों? 12%। ठीक है, 1 लाख रुपये का 12% लिया और उसने हमसे कह ही दिया कि ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है ना। टेनेंट वेकेटेड द हाउस ऑन 31 जनवरी 2020। अब देखिए 31 जनवरी को उसने खाली कर दिया, इसका मतलब फरवरी मार्च 2 महीने का वैकेंसी पीरियड हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट इट वॉज नॉट लेट आउट, और इसके बाद इसे लेट आउट नहीं किया गया, तो हमारा वैकेंसी पीरियड, खाली रहने का टाइम 2 months। देन but 2 months rent of previous year and 3 months rent of previous year 18-19 could not be realized from former tenant as he expired on 10th of February 2020। बच्चों अगर प्रीवियस ईयर हमारा जो 19-20 है उसका कोई अनरियलाइज रेंट है तो हम उसे कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर उसके कोई पहले का अनरियलाइज रेंट है तो यहाँ उससे हमें कोई काम नहीं है ना। तो आपको केवल 19-20 कंसिडर करना है। 2 महीने का अनरियलाइज रेंट है तो आप 2 महीने का अनरियलाइज रेंट यहाँ लिख दीजिए, अनरियलाइज्ड रेंट। ये भी क्या हो गया? 2 months हो गया। क्लियर? जनवरी तक था, फरवरी मार्च में खाली रहा तो 2 महीने का वैकेंसी पीरियड हो गया। और हमारा रेंट कितना था? हमने रेंट लिखा था क्या? रेंट नहीं लिखा। कितना रुपये पर मंथ पे उसने दिया है? 3200 रुपये पर मंथ। ठीक है, रेंट है हमारा 3200 रुपये पर मंथ। पहले मैं लेट आउट वाले पार्ट का सॉल्व करूँ तो देखिए लेट आउट। सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना होता है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हाई बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट और रेस्ट्रिक्टेड अप टू स्टैंडर्ड रेंट, है ना। तो साफ साफ दिख रहा है। अब मुझे इसमें करना क्या है बच्चों? बेसिकली चूंकि मेरा 1/3 पार्ट ही लेट आउट है तो मैं इन सबका 1/3 ही लूँगी। ओके, तो यानी कि इन सबको मुझे क्या कर देना है? डिवाइडेड बाय 3 कर देना है। तो देखिए म्युनिसिपल वैल्यूएशन, इसका 1/3 कितना हो गया? 32,000 और FR फेयर रेंट, इसे भी मैं यही लिख दूँ, इसका भी 42,000, है ना, विच इज हाई बट रेस्ट्रिक्टेड अप टू SR स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट को 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 36,000। तो देखिए अब 32 और 42 में से 42 ज़्यादा है लेकिन स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो मेरा स्टेप 1 में क्या आ गया? दैट इज़ 36,000। फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है? रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज रेंट। तो देखिए सेकेंड में रेंट रिसीवेबल एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट। अब देखिए हमारा रेंट पर मंथ है 3200, ठीक है, तो 12 मंथ्स का जितना बनता है वो तो हमारा रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल हो जाएगा। इसमें से मेरा अनरियलाइज रेंट 2 मंथ्स का है तो 3200 का 2 मंथ्स कितना हो गया? माइनस कर देंगे हम 6400। क्लियर? तो देखिए अभी कितना आ रहा है, तो ये था हमारा 38,400, है ना। ये मैं और ब्रैकेट पे भी ब्रैकेट बना रही हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो उसमें से 6400 लेस कर दीजिए तो दैट इज़ 32,000। ठीक है, अब इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेप हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप में 1 और 2 विच इज़ हाई, तो दैट इज़ 36,000। फोर्थ स्टेप में आप क्या कर देंगे? रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। वैकेंसी पीरियड भी 2 मंथ्स का ही है तो वैकेंसी पीरियड का रेंट 6400, इसे आप लेस कर देंगे और अब जो भी आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है? 29,600। फिर इसमें से आप लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, या जैसे आपने लोकल टैक्सेस दिया, अब उसने हमें म्युनिसिपल टैक्सेस क्वेश्चन में दिए हैं। देखिए कितने दिए हैं म्युनिसिपल टैक्सेस? दैट इज 7200,
7200 का 1/3 कर दीजिए, है ना, 7200 का 1/3 कितना हो गया इसका 1/3 2400। तो इट मीन्स 27,200 हमारा क्या हो गया, एनुअल वैल्यू हो गया। ठीक है, अब इस एनुअल वैल्यू में हम डिडक्शंस दे दें तो इसमें से लेस कर दीजिए, 30% तो हो जाएगा हमारा एसडी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो भी होगा, और दूसरा हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, दोनों लेस कर दें हम तो उसका 30% तो हो गया 8160, है ना। और इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए बच्चों देखिए, अभी हमारा नॉर्मल जो है 1 लाख रुपये है, 1 लाख रुपये का 12%, एक तो ये होगा। दूसरा हमें क्या करना होगा, हमने लोन लिया है जुलाई 12 को और हमारा घर बनकर तैयार हुआ है मई 15, तो इस मई 15 के जस्ट पहले वाला प्रीवियस ईयर 31 मार्च 15 जितने मंथ्स होते हैं उतना हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करेंगे और उससे रेंट निकालेंगे, सॉरी इंटरेस्ट निकालेंगे, और फिर जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसका हमें क्या कर देना है, 1/3 कर देना है। तो देखिए मैं इसे इधर कैलकुलेट कर रही हूँ, आप इसे वर्किंग नोट में शो करेंगे, है ना। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक होगा बच्चों, मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा 1 जुलाई 2012 से लेकर 31 मार्च 2015 तक। अब आप देख लीजिए 12-13 में कितने मंथ्स हुए, सीधा सीधा है मार्च के बाद अप्रैल मई जून, 3 महीने हटा दें हम, 9 मंथ्स आ गए। तो इसके 9 12-13 के, ठीक है, 13 के बाद 14 के और ये 15 के, तो कुल कितने मंथ्स हो गए, 24 33 मंथ्स का आप इंटरेस्ट ले लेंगे। अब आप देख लीजिए 1 लाख रुपये का 12%, 1 लाख रुपये का 12%, ठीक है, 1 लाख रुपये का 12%, कितने मंथ्स का, 33/12, कितना हो जाएगा, 12% है बच्चों, इसको हटा के अपॉन 100 कर दें, है ना, 33,000 रुपये। ये हमारा आ गया प्रायर पीरियड का टोटल इंटरेस्ट। मुझे क्या करना है, मैं पूरी की रिबेट तो डिडक्शन तो नहीं दे सकती हूँ, यहाँ ध्यान रखिएगा, काफ़ी बच्चे इसमें गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं कि इस पूरे अमाउंट को डायरेक्टली एक्साइटमेंट में कि हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट कर लिया और फटाफट से आप उसको डायरेक्टली लिख देते हैं। आपको उसको 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करना है, तो इसे आप क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 1/5। तो 1/5 किया तो कितना आया, 5 6 30, 6600 रुपये। ये तो हुआ मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, है ना। तो देखिए एक 6600 का इंटरेस्ट तो मेरा प्री पीरियड का हो गया, फिर इसमें मैं क्या ऐड कर दूँ, सीधा 1 लाख रुपये का 12%, 1 लाख रुपये का 12%, यानी कि कितना हो गया, 12,000 रुपये, ठीक है, तो 12,000 रुपये हो गया। तो यानी कि एक साल में मैं टोटल कितना इंटरेस्ट की छूट दे दूँ इसको, 1 लाख रुपये का 12% 12,000 प्लस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है मेरा 6600, टोटल मिला के मेरी ये डिडक्शन हो जाएगी 18,600 की, ठीक है। तो दोनों मिलाकर कितनी हो गई बच्चों, मेरे पास यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, इस वजह से मुझे इस तरह करना पड़ रहा है, वर्क नोट में आराम से कीजिएगा इसको, है ना, क्लियरली। तो 18,600 हो गया। अब मुझे इस 18,600 को भी 1/3 और 2/3 में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले मैंने क्या किया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट किया, ठीक है, उसका जो भी इंटरेस्ट आया 1 लाख का 12%, 33/12 निकाला, फिर मैंने इसको 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में बांटा, यानी कि 1/5 कर दिया। तो मेरा इंटरेस्ट 6600, यानी इस साल प्रीवियस ईयर में मैं उसको 6600 की डिडक्शन दे दूंगी, फाइन। देन उसके बाद 1 लाख रुपये का 12%, दैट इज 12,000, तो 12 + 16 18,600 आ गया, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, 30% तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई, और इंटरेस्ट ऑन लोन 18,600 का 1/3, क्योंकि केवल 1/3 ही लेट आउट है, तो कितना हो गया ये, 3 6 18, 6200, यानी कि मैं जो टोटल इसमें से माइनस कर दूंगी दैट इज 14,360। तो 12,840 मेरी जो टैक्सेबल इनकम आई है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी से, मतलब एक ही घर के 2 यूनिट हैं, तो लेट आउट हाउस यूनिट उससे मेरा कितना आया टैक्सेबल इनकम, 12,840।
आप इसे अच्छे से देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। जो वैल्यूएशन हमने किया सारा वही है, केवल इसमें 1/3 हिस्सा हमने लिया है, सिर्फ हमने इतना काम किया है जितना लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का पोर्शन था। अब देखिए बच्चों, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है ना, इसका एनुअल वैल्यू कितना हो गया 0, इसमें से लेस कर दें इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन बना था 18,600, तो इस 18,600 का मैं कितना ले लूँ 2/3, ठीक है, इसका 2/3 कितना हो जाता है 12,400। तो मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई 12,400, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड की माइनस 12,400 और लेट आउट की हो गई 12,840। तो मैं दोनों का जो टोटल लगा दूंगी वो मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम होगी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हम इसे लिख दें टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP हाउस प्रॉपर्टी। अब आप देख लीजिए 12,840 प्लस 12,400, माइनस थी तो मैंने डायरेक्ट माइनस ही लिख दिया। तो ये हमारी नेट टैक्सेबल इनकम आ गई 360 रुपी। ये मेरी 360 रुपी हाउस प्रॉपर्टी की नेट टैक्सेबल इनकम आ गई, ठीक है बच्चों। इस पर बेस्ड ये प्रॉब्लम आई होप आपको समझ आई है। अब इस हाउस प्रॉपर्टी में कुछ और भी प्रोविजंस हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, छोटे छोटे से प्रोविजंस हैं, जैसे कि अनरियलाइज रेंट अगर पहले का है तो हम क्या करेंगे। इसमें एक प्रोविजन मैं आपको बताती हूँ सबलेट रेंट का। अगर सपोज़ कीजिए कि आपने अपना घर किराए पर लिया, किसी से घर किराए पर लिया, फिर आपने उसका एक हिस्सा किसी दूसरे को किराए पर दे दिया, उप किराएदारी है ना, यानी कि सबलेट हाउस, सबलेट रेंट आप ले रहे हैं। तो फिर ये जो सबलेट रेंट होता है ना बच्चों, क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी आपकी नहीं है तो फिर इससे मिलने वाली इनकम भी आपकी नहीं होगी। इसे हम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल ना करके अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो कि हमारे इनकम टैक्स का 5th हेड है, उसमें ले जाकर हम इस पर टैक्स लगाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी तरह का कोई सबलेट रेंट दिया हुआ है उप किराएदारी से आए तो वो कहाँ टैक्सेबल होगी, वो पीछे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर टैक्सेबल होगी। क्योंकि है तो वो घर से ही इनकम, लेकिन वो घर हमारा नहीं है, तो इसीलिए हम उसे हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर, आप इसे कंप्लीट कीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर आपका लगभग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी, या फिर आप मुझे कमेंट करके भी अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।